हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑल्टरनेरिया ब्लाइट। ऑल्टरनेरिया ब्लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। ये शुगर केन और मस्टर्ड दोनों ही क्रॉप्स में आती हैं और दोनों ही क्रॉप्स में इसके जो जनरल सिम्टम्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। तो हम एक वीडियो में दोनों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात कर ली जाए। अगर मैं ऑल्टरनेरिया ब्लाइट की बात करूं मस्टर्ड के केस में, तो मस्टर्ड के केस में ऑल्टरनेरिया ब्रासिके और ऑल्टरनेरिया ब्रासिकोला ये दोनों ऑर्गेनिज्म कॉज करते हैं ऑल्टरनेरिया ब्लाइट। और सनफ्लावर के केस में ऑल्टरनेरिया हेलियांथी इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है। अब बात कर लेते हैं इसकी सिम्टोमेटोलॉजी के बारे में, मतलब कैसे सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। कहीं भी अगर ऑल्टरनेरिया का नाम आएगा तो आपके दिमाग में कॉन्सेंट्रिक रिंग खुद आ जाना चाहिए। जहाँ भी ऑल्टरनेरिया की डिजीज़ होती है वहाँ कुछ इस तरह की कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हमें देखने को मिलती हैं। मैं आपको इमेज में भी शो करूँगी कि किस तरह से वो रिंग हमें लीफ के ऊपर दिखती है। इसके बाद इसमें हमें लीजन्स देखने को मिलते हैं। लीजन्स कह लो या कॉन्सेंट्रिक रिंग्स कह लो। अब इसका पिक्यूलियर सिम्टम ये है कि जो हमें लीजन्स देखने को मिलेंगे वो लोअर लीव्स के ऊपर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोअर लीव्स में शुगर कंटेंट कम होता है और ये जो पैथोजन है इसे कम शुगर कंटेंट चाहिए होता है। ये नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ डिजीज़ हमारी प्रोग्रेस करेगी। और कुछ केसेस में जो हमारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं, स्पॉट्स हैं, वो कुलीज कर जाती हैं। कुलीज करने का मतलब है वो आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ने से क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा पत्ता उसका कलर चेंज हो जाता है, या तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा और स्लोली वो डिफोलिएट कर जाएगा, मतलब झड़ जाएगा। अब पत्ता अगर येलो में कन्वर्ट हो जा रहा है तो उसके क्या लॉसेस हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं मस्टर्ड के केस में बात करूँ तो मस्टर्ड में हमें बेसिकली जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी श्रिवल्ड प्रोड्यूस होते हैं। श्रिवल्ड मतलब सिकुड़े हुए, क्योंकि ये जो हमें स्पॉट्स हैं ये हमें जो लीजन्स हैं वो पॉट्स पे भी देखने को मिल रहे हैं, लीव्स पे देखने को मिल रहे हैं। लीव्स पे अगर ये स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं तो हमारा फोटोसिंथेटिक एरिया कम हो जा रहा है, कम फोटोसिंथेसिस हो रही है, तो कम फोटोसिंथेट बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो अब श्रिवल्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं। और शुगर केन के केस में भी ये काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट कॉज करते हैं। और दीज आर द थिंग्स बेसिकली हमें स्टेम्स और पॉट्स में भी देखने को मिल जाएंगे अगर डिजीज़ जो है काफ़ी सीवियर फॉर्म में आ चुकी है। अब बात करते हैं इटियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजी के बारे में। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि हम जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में पढ़ें। जैसे कि इस केस में कॉजल ऑर्गेनिज्म हमारी फंगस है, तो फंगस के केस में हम क्या पढ़ सकते हैं। फंगस बेसिकली हाइफे बनाती है, माइसीलियम बनाती है, तो उसके हाइफे और माइसीलियम के बारे में जानना ही इटियोलॉजी होगा। तो सबसे पहले तो ये फंगस कौन से ऑर्डर को बिलोंग करती है, मतलब क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग किस में इसको पुट किया गया है, तो दैट इज़ ड्यूट्रोमाइकोटीना, ये इसकी क्लास है। और अगर मैं माइसीलियम की बात करूँ, माइसीलियम बेसिकली क्या है, इसके हाइफे का नेटवर्क। हम डिफरेंट फंगस को कैसे डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका माइसीलियम अलग है, उनके मे बी कोनिडियास अलग हो सकते हैं, उनके कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें हमें सेप्टेट का मतलब होता है ये मेरा माइसीलियम है, तो इसके बीच में इस तरह की लाइंस प्रेजेंट होंगी, इसको हम बोलते हैं सेप्टेशन। और ए सेप्टेट मतलब ये मेरा माइसीलियम है, इसके अंदर कोई भी ऐसी पार्टीशन नहीं प्रेजेंट होंगी, उसे ए सेप्टेट कहा जाता है। ब्रांच्ड मतलब इसमें काफ़ी सारी ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, ऐसे सिंगल नहीं होगा, ये डार्क होता है। फिर बात करी जाती है इसकी कोनिडिया की। कोनिडिया बेसिकली फंगस प्रोड्यूस करते हैं किस लिए, ताकि उनकी मल्टीप्लिकेशन हो पाए। तो इसके कोनिडिया होते हैं म्यूरिफॉर्म शेप के। म्यूरिफॉर्म कुछ इस तरह की शेप होती है, नीचे से ये कुछ हमें थिक दिखाई देगी, मोटी दिखाई देगी, और ऊपर जाते जाते ये पतली हो जाती है। आई विल शो यू द इमेजेस ऑल्सो, जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि जो हमारे कोनिडियाज होते हैं, नॉर्मली कोनिडिया कुछ इस तरह के होते हैं ना, अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ इसमें कुछ इस तरह के प्रोड्यूस होंगे ऐसे कोनिडियाज। तो ये कोनिडिया से सिंगली नहीं प्रोड्यूस होंगे, ये बेसिकली चेन की फॉर्म में प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब कोनिडियोफोर क्या होता है, कोनिडियोफोर बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोनिडियाज प्रेजेंट होते हैं। तो अब हमारा कोनिडियोफोर के कैसे कैसे स्ट्रक्चर होंगे, कैसे कैसे फीचर होंगे, ये शॉर्ट होगा, डार्क कलर का होगा, सिंपल होगा और सेप्टेट होगा। सेप्टेट मैंने आपको बताया कि क्या होती है सेप्टेशन। तो ये थी बेसिकली इसकी इटियोलॉजी। अब बात करते हैं फेवरेबल कंडीशन की। फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जब हमें डिजीज़ देखने को मिलेगी। अगर हमारे पास मॉइस्ट वेदर है, मॉइस्ट वेदर का मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मोर देन 70% होनी चाहिए, टेम्परेचर 20 से 25 और इंटरमिटेंट रेंज हमें चाहिए। तो इससे अगर ऐसी कंडीशन हैं तो डिजीज़ की ऑकरेंस के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बेसिकली ये है कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेप्टा दोनों प्रेजेंट होते हैं कोनिडिया में। हॉरिजॉन्टल सेप्टा का मतलब इस तरह से
ये तो प्रेजेंट होते ही हैं मोस्टली, बट इसमें वर्टिकल इस तरह की सेप्टेशन भी प्रेजेंट है। और शेप तो हमने पढ़ी थी कि म्यूरिफॉर्म शेप होती है। और इसके अलावा ये जो डिजीज़ होती है ये इंटरनली प्लस एक्सटर्नली सीड बॉर्न होती है। इसका क्या मतलब है, मतलब सीड के बाहर जो है वो भी ऐसे डिजीज़ कॉजिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और सीड के अंदर भी। सीड के अंदर प्रेजेंट होने से मतलब है कि जैसे माइसीलियम होता है हमारा, तो माइसीलियम सीड के अंदर होता है बेसिकली, और कुछ स्पोर है जो सीड के बाहर लगे होते हैं। तो अगर ऐसी डिजीज़ है तो उसको मैनेज कैसे किया जाएगा, बाय सीड ट्रीटमेंट। सीड ट्रीटमेंट इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो उससे डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। चलिए इसकी डिजीज़ साइकिल देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट देखेंगे। अगर मैं प्राइमरी इनोकुलम की बात करूँ तो प्राइमरी इनोकुलम या तो माइसीलियम हो सकता है या तो पेरिथीशिया हो सकता है। माइसीलियम सीड के अंदर प्रेजेंट होगा, जैसा कि हमने देखा ये इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज़ थी। और पेरिथीशिया बेसिकली एक सेक्शुअल फ्रूटिंग बॉडी होती है, राइट। तो अब अगर पेरिथीशिया इसमें प्रेजेंट है तो एस्कस हमारे पास बनेगा। एस्कस से आएंगे एस्कोस्पोर्स, और एस्कोस्पोर की होगी जर्मिनेशन, जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होगा। और अगर माइसीलियम प्रेजेंट है तो डायरेक्ट इन्फेक्शन हमारे पास कॉज कर सकता है, ठीक है। और अगर पेरिथीशिया प्रेजेंट है तो कुछ इस तरह से ये साइकिल चलेगी, राइट। फिर इन्फेक्शन अगर हो गया हमारे प्लांट में तो हमें सिम्टम्स अपीयर होंगे। सिम्टम अपीयर होने का मतलब हमें वहाँ कंसेंट्रिक रिंग्स दिखाई देगी। उसके बाद यहाँ फॉर्मेशन ऑफ पिक्नीडिया हमें देखने को मिलेगा। फॉर्मेशन ऑफ पिक्नीडिया से क्या होगा कि प्लांट में विल्टिंग देखने को मिलेगी। जैसे कंसेंट्रिक रिंग्स हमें देखने को मिली थी, उनकी कोलिजिंग से प्लांट विल्ट हो जा रहा था, तो विल्टिंग या लॉजिंग हमें देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट सीजन दोबारा हमारा प्राइमरी इनोकुलम यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि माइसीलियम या पेरिथीशिया हो सकता है। तो चलिए ये थी इसकी डिजीज़ साइकिल। अब डिस्कस कर लेते हैं इसकी मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूँ तो डीप समर प्लोइंग करना रिकमेंडेड होता है। डीप समर प्लोइंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर हमारे क्रॉप रेजिड्यूज़ में माइसीलियम या पेरिथीशिया प्रेजेंट है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाए। सॉइल में अगर ऐसे कुछ डिजीज़ कॉजिंग स्ट्रक्चर्स है तो वो डिजीज़ ना कॉज कर पाएँ। हम प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करेंगे, जिससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना ईजी हो जाता है। क्लीन कल्टीवेशन और फील्ड सैनिटेशन जैसी प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं। मतलब हम इसमें क्रॉप रेजिड्यूज़ को रिमूव करेंगे, जो भी हमारी पुरानी क्रॉप के स्टबल्स बचे होंगे उनको खेत से निकाल दिया जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ वेल रॉटन मैन्योर। वेल रॉटन मैन्योर को अप्लाई करने का मेन रिलेवेंस ये है कि इससे डिजीज़ ना फैले। अगर हम वेल रॉटन नहीं करते हैं तो डिजीज़ के इंसिडेंस ज़्यादा हो जाते हैं। क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं विद नॉन होस्ट क्रॉप। तो क्रॉप रोटेशन इसलिए करेंगे क्योंकि अगर हम क्रॉप रोटेशन करते हैं तो हमारे जो पैथोजन है उसको होस्ट नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उसे स्टार्वेशन हो जाती है और हमारा पैथोजन ऑटोमेटिकली किल हो जाता है। हम रिमूव कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमारे डिजीज़ प्लांट को। अगर एक प्लांट हमें दिखाई दे रहा है कि उस फील्ड में ऑल्टरनेरिया ब्लाइट आ गया तो उसको डिस्ट्रॉय कर दो, सो दैट जो डिजीज़ है वो फर्दर स्प्रेड ही ना हो पाए। फिर हम ट्राइकोडर्मा का भी यूज़ कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा बेसिकली बायो कंट्रोल एजेंट होता है जो कि डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा हम सीड ट्रीटमेंट जैसा कि मैंने बताया था आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो सीड ट्रीटमेंट ट्राइकोडर्मा से भी हो सकता है और एथीरम और कार्बेंडाजीम से भी हो सकता है। अगर हम इनको यूज़ कर रहे हैं तो 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से इस डिज़ीज़ को मैनेज किया जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑल्टरनेरिया ब्लाइट ऑफ शुगर केन एंड मस्टर्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच।